गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनकम टैक्स कर रहे हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स। आप लोगों को बुक परचेज करनी है इनकम टैक्स की HC मेहरोत्रा। उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको सारा कुछ करवाऊंगी। अभी तक मैंने आपको जो बताया वो थोड़ी सी हिस्ट्री कि इनकम टैक्स जो है वो कैसे शुरू हुआ और फिर उसमें आपकी टोटल इनकम से क्या अभिप्राय है, ग्रॉस टोटल इनकम से क्या अभिप्राय है, आपका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, ये सारी चीज़ें आपको बताई। ये इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में जो है फर्स्ट सेमेस्टर BCom फाइनल का कहूँगी या फिफ्थ सेमेस्टर जो है उसका सिलेबस है। तो इसमें हमने धीरे धीरे जो है वो सारा कुछ करना है। पूरी बुक है HC मेहरोत्रा की। मेहरोत्रा की बुक हमारी सिलेबस में है और इसमें से कुछ एक चीज़ें जो हैं हमने फिफ्थ सेमेस्टर में करनी है और बाकी चीज़ें जो हैं वो सिक्स सेमेस्टर में करनी हैं। तो सिलेबस इनकम टैक्स का लंबा भी है और टफ भी है। मैं रेगुलरली आपको अपने लेक्चर्स भेजूंगी और आपने रेगुलर जो है वो देखने हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो व्हाट्सएप पर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अब हमने इतना कुछ उस दिन शेयर किया, लेकिन बार बार मैंने कहा कि इनकम टैक्स वो है जो इनकम के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन अभी तक हमने इनकम डिस्कस नहीं की कि इनकम से जो है हमारा क्या अभिप्राय है। हमारे यहाँ पर जो लॉ है उसमें इनकम की डेफिनेशन नहीं दी गई, बल्कि इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है वो जो है वो बताया गया है। जनरली जो भी हमारी रिसिप्ट्स हैं, जो हमें प्राप्त होता है, वो सब क्या कहलाता है, इनकम जो है वो कहलाता है। इसे डिफाइन नहीं किया गया लॉ में, बल्कि क्या क्या इंक्लूडेड है जो है वो बताया गया है। इसमें जो इंक्लूडेड है उसकी एक लिस्ट दी हुई है सेक्शन 224 में। हालांकि ये जो लिस्ट है वो फुल एंड फाइनल लिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें काफी कुछ जो है वो कवर हो जाता है। बिजनेस एंड प्रोफेशन से होने वाला प्रॉफिट, डिविडेंड, चैरिटेबल ट्रस्ट, जितने भी रिलीजियस ट्रस्ट हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको जो वॉलंटरीली रिसिप्ट्स प्राप्त होती हैं वो क्या कहलाती हैं, चंदे प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आय की कैटेगरी में जो है वो आते हैं। एम्प्लॉय को सैलरी में कोई भी किसी भी प्रकार का अनुलाभ जो वेतन के बदले में जो है वो दिया गया है वो किस कैटेगरी में आता है। अनुलाभ की विशेष भत्ता दिया गया है और कर्तव्यों को पालन करने के लिए जो भत्ता दिया गया है वो सारा जो है इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है और ये आय माना जाता है। और गवर्नमेंट हमेशा एक्सपोर्ट को मोटिवेट करना चाहती है, इसलिए इंसेंटिव्स देती है। तो उसकी जो सेस जो वापसी आती है, लाइसेंस जो इसका सेल किया जाता है या कोई भी ग्रांट दी जाती है, ग्रांट इन एड दी जाती है, कोई कैश सब्सिडी दी जाती है, वो सारा क्या है, इनकम है। उसके अलावा आपकी इंटरेस्ट की इनकम है, सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, रेमुरेशन है जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को मिलते हैं। और सेक्शन 45 के अंतर्गत कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन जो है, आप जैसे कोई भी कैपिटल एसेट को सेल करते हैं उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। तो कैपिटल गेन भी जो है वो इनकम माना जाता है। और किसी म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिजनेस से होने वाला लाभ भी जो है वो इनकम माना जाता है। लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, घुड़दौड़ के इनाम, जुए से होने वाली इनकम। ये बात मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स में लीगल या इलीगल इनकम से को किसी भी तरह से अलग नहीं किया जाता, दोनों के ऊपर जो है वो टैक्स लगता है। इसलिए जुए से होने वाली इनकम भी क्या मानी जाती है, इनकम मानी जाती है। और सेक्शन 41 से लेकर 50 के अंतर्गत जो भी डीम्ड इनकम्स हैं, मानी गई आय है, वो भी आपकी आय मानी जाती है।
प्रोविडेंट फंड या सुपरएनुएशन फंड, कर्मचारियों के कल्याण के लिए स्थापित किसी भी प्रकार का फंड, कर्मचारियों का अंशदान जो है वो क्या होगी, एम्प्लॉयर की इनकम होगी। हालांकि ये बाद में इसकी क्लैरिफिकेशन है, लेकिन बाद में दूंगी मैं। जो प्रोविडेंट फंड है या सुपरएनुएशन फंड है वो ड्यू डेट से पहले जो है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाना होता है। जब तक वो जमा नहीं करवाया जाता, सिर्फ तब तक जो है वो एम्प्लॉयर की इनकम माना जाता है। की मैन बीमा इंश्योरेंस से कोई भी आपको बोनस सहित अमाउंट मिलता है तो वो भी आपकी आय का हिस्सा होता है। और कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे ना करने के लिए आजकल कई ऐसे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे ठेकेदारी का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप दूसरे लोगों को कहते हैं कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लें, मुझे लेने दें, तो उसके बदले में जो है मैं एग्रीमेंट करता हूँ, उसके बदले में मैं आपको अमाउंट की पेमेंट जो है वो करूंगा। तो इस तरह का अगर कोई करारनामा या राजीनामा जो है वो किया जाता है तो वो भी आपकी क्या माना जाता है, आय जो है वो माना जाता है। और कंपनी के डायरेक्टर्स या कंपनी में इंटरेस्ट रखने वाले रिश्तेदार या कंपनी से प्राप्त किसी भी प्रकार का अनुलाभ या परक्विजिट जो है वो भी आपकी आय माना जाता है। तो शेयर्स को इशू किया जाता है, और अगर शेयर्स आपको मार्केट प्राइस या एक्चुअल प्राइस के डिफरेंस से कम मिलते हैं तो वो भी आपकी क्या मानी जाएगी, इनकम जो है वो मानी जाएगी। और आप सभी को पता है कि जब हम प्रॉपर्टी की डीलिंग करते हैं तो उस समय हम जो है बयाना देते हैं, जिसको हम एडवांस बोलते हैं। अगर सौदा पूरा नहीं होता तो आप सभी को पता होगा कि विक्रेता का हक होता है कि वो उस सौदे को क्या कर सकता है, अमाउंट को जो है वो जब्त कर सकता है। अगर विक्रेता द्वारा वो अमाउंट जब्त कर लिया जाता है सौदा ना पूरे होने के केस में, तो वो क्या मानी जाएगी, आपकी आय जो है वो मानी जाएगी, विक्रेता की आय मानी जाएगी। इसमें भी कुछ परिवर्तन हुए हैं, बस इतना यहाँ पर इतना बताना चाहूंगी कि ये अन्य साधनों से आय जो है वो मानी जाएगी। और कर निर्धारण वर्ष के लिए अगर आपको कोई सब्सिडी, कोई ग्रांट, कोई ग्रांट इन एड, कोई कैश सब्सिडी दी जाती है तो वो भी आपका क्या माना जाएगा, आय का हिस्सा जो है वो माना जाएगा। और स्थानीय सत्ता द्वारा जो है स्थापित कोष के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई भी ग्रांट दी जाती है तो वो भी इनकम जो है वो मानी जाएगी। तो ये एक लिस्ट है 19-20 जिसमें आइटम्स दी हुई हैं जो कि आपकी आय मानी जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई नए प्रकार की आय अगर आती है जो इस लिस्ट में नहीं है तो परिस्थितियों को देखते हुए उसे भी इनकम माना जाएगा और वो असेसिंग इनकम में जो है वो ऐड की जाएगी। तो ये फुल एंड फाइनल जो है वो लिस्ट नहीं है, इसमें परिवर्तन जो है वो होता रहता है, कुछ और ऐड की जाती है। लेकिन अब आय से संबंधित जो है वो प्रिंसिपल्स भी दिए हुए हैं। ये जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है कि प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या हैं। आय का मतलब जो है हमारा यहाँ पर जो हमें मॉनेटरी टर्म्स में मिलती है, मॉनेटरी टर्म्स में मिलती है और स्पेसिफिक सोर्सेज से जो है वो मिलती है। जैसे मकान सैलरी से होने वाली इनकम, मकान संपत्ति से होने वाली आय, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड जो किसी हेड के अंतर्गत नहीं आती, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है वो इसमें इंक्लूड की जाती है मॉनेटरी टर्म्स में। और ये जरूरी नहीं है मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि वो मुद्रा के रूप में ही आपको प्राप्त हो, यानी नोटों के रूप में आपको मिले। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको डायरेक्टली मुद्रा के रूप में नहीं मिलती हैं, बल्कि उनकी क्या की जाती है, वैल्यूएशन की जाती है। जैसे एक एम्प्लॉय है, उसको रहने के लिए मुफ्त मकान जो है वो मिलता है या चलाने के लिए कार जो है वो मिलती है, तो उस केस में हम वैल्यूएशन कर लेते हैं कि उसके प्रोविजंस हैं, करने का तरीका दिया हुआ है इनकम टैक्स में, तो जिस उसकी वैल्यूएशन हो जाती है कि अगर ये घर सेम लोकेलिटी में किराए पर लिया जाता तो इसका किराया क्या होता। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ,
तो वो फिर आपकी आय में जो है वो शामिल कर लिया जाता है। यानी मॉनेटरी मनी के रूप में होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी मॉनेटरी वैल्यूएशन जो है वो की जा सकती है। दोनों चीजों में फर्क है, ध्यान से देखना कि या तो मॉनेटरी टर्म्स में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, मुद्रा में होना जो है वो जरूरी नहीं है। और हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो लीगल या इनलीगल इनकम में कोई फर्क नहीं करता है। लीगल इनकम मतलब जो आप व्यवसाय लीगल वैधानिक रूप से जो है वो चला रहे हैं। इलीगल मीन्स फॉर एग्जांपल स्मगलिंग का बिजनेस, तस्करी का व्यवसाय जो है वो इलीगल बिजनेस है। लेकिन अगर वो कानून की नजर में आ जाता है तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना होगा। उसकी पेनल्टी पड़ती है या आपको सजा होती है, वो एक डिफरेंट पॉइंट है, उसके लिए हमने जो है वो नहीं जाना है। लेकिन हम जो कर रहे हैं लीगल इलीगल बिजनेस, उसके लिए वी हैव टू पे द टैक्स। और ये भी जरूरी नहीं है कि इनकम रेगुलरली आपको जो है वो प्राप्त हो। इनकम जो है वो आपकी मंथली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, फोर्टनाइटली भी हो सकती है, पर डे भी हो सकती है, और कभी कभी साल में एक बार भी हो सकती है। जैसे आपने घर बेचा, कैपिटल गेन है, तो वो जरूरी नहीं है हर साल या हर समय जो है वो होगा। तो जब होगा बेचा जाएगा तो वो आपकी इनकम जो है वो माना जाएगा। तो ये भी जरूरी नहीं है कि निश्चित रूप से जो है वो प्राप्त की जाए। और कैजुअल इनकम आपकी इनकम में अब शामिल की जाती है और उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। कैजुअल इनकम मीन्स जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होता, आकस्मिक, अचानक जो है आपको मिल जाती है। जैसे आपने लॉटरी की टिकट खरीदी और आपको उसके ऊपर लॉटरी निकल आई, या आपने कौन बनेगा करोड़पति में अप्लाई किया, आप वहां चले गए, हॉट सीट पे बैठ गए, आपको इनाम मिला, तो वो आपकी ताश के पत्ते हैं, जुए से होने वाली इनकम है। ये सारी क्या है, कैजुअल इनकम्स हैं। ये आपकी इनकम का हिस्सा जो है वो मानी जाती हैं। और दूसरी बात है कि किसी भी इनकम के ऊपर अगर स्वेच्छा से कर भार लगाया जाता है तो वो कर भार आय का को डाइवर्ट किया जाता है, तो वो आपकी आय का हिस्सा ही माना जाएगा। लेकिन अगर लीगली उसे डाइवर्जन दी जाती है, डाइवर्ट किया जाता है लीगल इम्पोजिशन की वजह से, तो फिर वो आपकी आय का हिस्सा नहीं होगा। जैसे मेरे पास मान लो 2 घर हैं, एक घर की मुझे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है, जो मैं अपनी किसी रिलेटिव को, कोई विडो रिलेटिव है या डिपेंडेंट रिलेटिव है, उसके नाम पर कर देती हूँ, तो वो डाइवर्जन ऑफ इनकम माना जाएगा और वो आपकी आय में शामिल होगा, स्वेच्छा से किया गया। लेकिन अगर कोर्ट आपके ऊपर इम्पोज कर देता है कि इसको इतना शेयर दिया जाए, तो वो फिर आपकी आय में जो है वो शामिल नहीं होगा। और अगर आप एक्सपेंसेस को मीट विद करने के लिए जो है कोई आपको कंपनसेशन मिलती है, तो वो एक्सपेंसेस की ही कंपनसेशन है, वो आपकी आय नहीं मानी जाती। जैसे आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, एडमिट हो गए, उसके बदले में आपको मेडिकल इंश्योरेंस से पैसा मिला है, तो वो आपकी आय नहीं मानी जाएगी, वो खर्चों की पूर्ति, कंपनसेशन जो है वो मानी जाएगी। और बात जो है वो क्या है कि आय जो है वो बाहर से प्राप्त होनी चाहिए, आउटसाइड सोर्स जो है वो कोई आय का होना चाहिए। जैसे आप अगर बात करें कि हमने चंदा इकट्ठा किया और फिर उसकी पार्टी कर ली और फिर वो पैसे, कुछ पैसे जो हैं वो बच गए, वो पैसे जो हैं हमारी आय नहीं है, क्योंकि वो हमें बाहर से नहीं मिले हैं। तो बाहर उसका आउटसाइड सोर्स जो है वो होना चाहिए। आय चाहे आपको एक ही बार में सारी मिल जाए, चाहे किश्तों में मिले, तो वो आपकी क्या मानी जाती है, आय जो है वो मानी जाती है। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है विवादास्पद आय, डिस्प्यूटेड इनकम। अगर कोई डिस्प्यूटेड इनकम है आपकी, डिस्प्यूटेड मीन्स जिसको लेकर विवाद चल रहा है, तो वो किसकी आय जो है वो माना जाएगा। कोर्ट कहता है, इनकम टैक्स कहता है कि जो रिसिपिटेंट है वो उसका आय का माना जाएगा और उसे उसके ऊपर जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 भाई हैं, लड़ाई चल रही है घर को लेकर,
तो कोर्ट केस किया हुआ है। जो भाई एक जो किराया रिसीव कर रहा है, रिसिपिटेंट है, उसकी आय में जोड़ा जाएगा और उससे इनकम टैक्स जो है वो क्लेम किया जाएगा, चाहे वो बाद में जो है फैसला कुछ हो, फिर उसके अनुसार जो है प्रावधानों का पालन किया जाएगा। और इनकम में हमारा मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, इनकम में हम लॉस को भी जो है वो इंक्लूड करते हैं। जरूरी नहीं है हर व्यवसाय में या हर चीज में हमें इनकम हो। कैपिटल गेन में भी हमें लॉस हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी में भी लॉस हो सकता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो है वो लॉस हो सकता है। तो वो लॉस जो है हमारा वो भी क्या माना जाता है, लॉस इनकम माना जाता है। बस हम उसके आगे जो है प्लस की बजाय माइनस का साइन लगा देते हैं, लेकिन उसे ट्रीट जो है वो इनकम की तरह, उसके प्रावधान हैं और उनके अनुसार जो है उसे ट्रीट किया जाता है, जो आप आगे देखोगे। और आप सभी को पता है, घर में रहते हैं बच्चे कि पत्नी को पति से जेब खर्च मिलता है या घर खर्चा चलाने के लिए जो है वो पैसे मिलते हैं। अगर वो पैसे मिलते हैं पति से पत्नी को और पत्नी उसमें से कुछ बचाती है, तो वो पत्नी की आय नहीं है, वो पत्नी की आय नहीं है। आय तो पति की थी, उसने उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया है, तो वो खर्चे के लिए अपनी वाइफ को पैसे देता है, तो वो वाइफ उसमें से कुछ कुछ बचा लेती है, तो वो आय नहीं है। उसकी जो बचत है उसे पिन मनी जो है वो कहा जाता है, और उसके ऊपर कोई टैक्स जो है हमें पे नहीं करना होता। और जैसे डोनेशन है, गौशाला में चंदा दिया जाता है, वो जो रिसिप्ट्स हैं वो भी आय नहीं होती हैं। और आय जो है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी जो है वो हो सकती है। लेकिन ये सारा जो है हमने आज देखा कि आय से जो है वो क्या अभिप्राय है और आय के क्या प्रिंसिपल्स हैं। और फिर एक नियम है जो मैंने आपको अभी बताया था कि असेसमेंट ईयर बताया, प्रीवियस ईयर बताया। असेसमेंट ईयर जो है वो 12 मंथ्स का वो पीरियड है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को जो है वो खत्म होता है। जैसे अब हमारा असेसमेंट ईयर 20 और 21 है, जो कि 1 अप्रैल 20 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 21 को जो है वो खत्म होगा। इसी तरह ये 12 मंथ्स का प्रीवियस ईयर जो है वो ठीक 12 महीने पूर्व का पीरियड है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को शुरू होता है। जैसे असेसमेंट ईयर 21 चल रहा है, तो प्रीवियस ईयर जो है 1920 होगा, और ये 1 अप्रैल 19 से शुरू होगा और 31 मार्च जो है वो 20 से क्या होगा, खत्म होगा। मैंने आपको बताया था कि असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स लगाया जाता है। तो ये सब हमने बार बार देखा कि असेसमेंट ईयर में गत वर्ष की आय के ऊपर हमें क्या देना होता है, कर जो है वो देना होता है। लेकिन इसके कुछ क्या हैं, अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। और वो एक्सेप्शंस देखिए क्या हैं कि जिस वर्ष में हम आय अर्न करते हैं या जैसे ही हम आय अर्न करते हैं तो हमें क्या करना होता है, उसके ऊपर टैक्स जो है उसी समय पे करना पड़ता है। तो उसमें से देखिए कौन कौन से हैं। अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय, अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट्स। नॉन रेजिडेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बाद में बताऊंगी कि नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं। सेक्शन 172 के अंतर्गत अगर नॉन रेजिडेंट के द्वारा समुद्री कंपनी द्वारा डाक, एनिमल्स, लेटर्स या पैसेंजर्स को जो है वो ले जाया जाता है, तो उनको बंदरगाह छोड़ने से पहले, डॉक छोड़ने से पहले उसी समय जो है वो टैक्स जमा करवाना होता है। वो उसी समय इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं कि किससे क्या चार्ज किया गया है। वो शिपिंग कंपनी की क्या होती है, आय होती है, लेकिन उसको छोड़ने से पहले, डॉक छोड़ने से पहले उसी समय जो है वो टैक्स जमा करवाना होता है। तो ये क्या हो गया, आपका अपवाद जो है वो हो गया।
वैसे हम जो है बाद में इनकम कैलकुलेट करते हैं और टैक्स जो है वो जमा करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपको शिपिंग कंपनी को डॉक से तभी आगे जाने के लिए अलाउ किया जाएगा जब वो अपना टैक्स जो है वो जमा करवा देगी। तो फर्स्ट एक्सेप्शन क्या हो गई? शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट्स, अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आए। सेक्शन 172 के अंतर्गत ये दिया गया है और नॉन रेजिडेंट का मतलब मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगी। तो दूसरा है असेसमेंट ऑफ पर्सन लीविंग इंडिया, भारत को छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय। जो व्यक्ति भारत को छोड़कर जाना चाहते हैं, भारत को छोड़कर यानी फॉर एवर, हमेशा के लिए, रीजन कोई भी हो, आप अगर भारत छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट छोड़ने से पहले, जहाज में बैठने से पहले सारा टैक्स जो है वो क्लियर करवाना होगा और एक सर्टिफिकेट जो है वो लेना होगा कि आपने सारे टैक्सेस जो है वो क्लियर कर दिए हैं, तभी आपको जाने की परमिशन जो है वो मिलेगी। जैसे एक व्यक्ति ने मान लो आज 20 अगस्त को ही भारत छोड़कर जाना है, तो 1 अप्रैल से लेकर 20 अगस्त तक की जो उसकी आय होगी या अनुमानित आय होगी, वो सारी कैलकुलेट करके उसे जो है वो टैक्स जमा करवाना होगा, तभी जो है उसे जाने की क्लियरेंस जो है वो मिलेगी और टैक्स जो है वो पे करके जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है सामान्य नियम है, अपवाद है उसका सामान्य नियम का। उसके बाद जो है वो क्या है, थर्ड पॉइंट, असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल पर्सन फॉर्म्ड फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, किसी विशिष्ट घटना या प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का समूह या कृत्रिम व्यक्तियों का निर्माण। अगर निर्माण जो है वैसे तो सेम फार्मूला रहेगा, लेकिन अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या कंपनी का निर्माण किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए किया जाता है और वो इवेंट जो है वो ड्यूरिंग द ईयर कभी भी खत्म हो जाता है, तो जब वो खत्म होगा तो उसके ऊपर इनकम कैलकुलेट करके टैक्स जो है उसी समय जो है वो जमा करवाना होगा। चालू वर्ष में ही जो है वो टैक्स ले लिया जाएगा। उसके बाद है असेसमेंट ऑफ पर्सन्स लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, कर वंचना के उद्देश्य से संपत्ति का हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति की आय। कई बार क्या करते हैं कि हम टैक्स को अवॉइड करने के लिए जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किए बिना आय का ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसमें भी जो है जब पता चल जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो उसी समय जो है वो क्या करना होगा, टैक्स जो है वो जमा करवाना होगा। और उसके बाद है डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन जो है वो बीच में बंद कर दिया जाता है। वैसे तो सेम फार्मूला लगेगा कि असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन अगर व्यवसाय बंद कर दिया जाता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने 5 साल से व्यवसाय चल रहा था और दिवाली पर एकदम से बंद करने का उसने निश्चय कर लिया, तो 1 अप्रैल से लेकर दिवाली तक जो उसकी आय होगी उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और उसको उसी समय जो है वो टैक्स जमा करवाना होगा। तो ये हमारा जो है अपवाद है कि आय के ऊपर जो है वो टैक्स कैसे जमा करवाया जाता है अपवाद के दौरान। और ये सारी चीजें जो